सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का सबसे बेसिक चैप्टर जो आपको जस्ट बेसिक मैथ्स के बाद ही पढ़ना होता है, दैट इज़ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। क्यों इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर? देखो मुझे नहीं पता, बहुत ही रेयर है इस चीज़ के चांसेस कि नीट में इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है कि वेक्टर से कोई क्वेश्चन पेपर में ना आए, तो सर फिर क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की? छोड़ देते हैं? नहीं, इसको इसलिए नहीं छोड़ सकते यार, भले ही ये नीट के पेपर में ना आए, लेकिन इस दुनिया में फिजिक्स के अंदर 11th और 12th में जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक के अंदर वेक्टर्स का एक नेक्स्ट लेवल पे जाके इस्तेमाल है। आ रही है मेरी बात समझ में? आप देखोगे काइनेमेटिक्स से लेके शुरुआत होगी और कहाँ तक, आप लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आपकी जो मॉडर्न फिजिक्स है क्लास 12th की, है ना, वहाँ तक पे वेक्टर्स का काम आ जाता है। तो हमको इसीलिए वेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये एक बेसिक मैथ्स की तरह है। हो सकता है ये उसी की, देखो आपको समझाने के लिए मैं बहुत साफ शब्दों में बोलूँ ना, तो जैसे 1+1 आपको पता होना चाहिए 2 होता है, सिमिलरली वेक्टर्स भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। 1+1 भले ही आपके पेपर में ना आए, लेकिन मैथ्स तो आएगी ना, समझ में आ रहा है? एडिशन तो आएगा ना। सिमिलरली वेक्टर्स शायद आपके पेपर में ना आए, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे यार जो वेक्टर्स से सॉल्व हो पाएंगे सिर्फ। आ रही है मेरी बात समझ में? पक्का? तो स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम अपना चैप्टर वेक्टर्स। देखो क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा था कि क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। सही है ये वाली बात? बिल्कुल। क्लास 9th और 10th में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। आ जाओ क्लास 9th वाला हम एक डिफरेंस देखते हैं। देखो क्लास 9th में यार सबने 3 नंबर का डिफरेंस पढ़ा होता है ना, 3 नंबर में पेपर में आता था, याद है? बिल्कुल। देखो स्केलर के अंदर क्या होता था? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। सही बात है? बिल्कुल सही बात है सर, है ना। एंड आपका जो वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स के अंदर क्या होता था? वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी तो होती थी। देखो एक बात बताओ मुझको, लेट से मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उससे मुझे रास्ता नहीं पता लेट से, ठीक है, तो मैं एक आदमी से पूछूंगा ना कि यार बताओ मैं कितना दूर हूँ। जैसे मान लो कि ये मेरा घर है, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरा घर है, ठीक है, और मुझको यहाँ पे जाना है ना, ये गेट है जहाँ पे मुझको जाना है। मैं अपने घर से निकला और मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इस गेट तक मैं कैसे पहुँचूंगा। तो यहाँ पे एक आदमी था, इसको पता है कि इस गेट तक मैं कैसे पहुँचूंगा। तो मैं इससे पूछूंगा भाई कितना दूर हूँ, पहले तो मैं ये पूछूंगा। भाई वो बता देगा कि शायद से मान लेते हैं ये 100 मीटर की दूरी है, ठीक है, तो बोलेगा आप यहाँ से 100 मीटर दूर हो। क्या एक बात बताओ, जब मैंने डिस्टेंस की बात करी तो क्या मैंने डायरेक्शन बताई क्या वहाँ पे? देखो मैं 100 मीटर दूर हूँ, लेकिन वो 100 मीटर किस डायरेक्शन से दूर हूँ, क्या मैंने इसकी बात करी? नहीं करी। अब मैं इससे पूछूंगा तो ठीक है आप मुझे बताओ कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये बोलेगा आप अगर यहाँ से कुछ किसी भी स्पीड से ना x मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट में जाओगे तो आप पहुँच जाओगे, या लेफ्ट में जाओगे, है ना, राइट में आई वाली डायरेक्शन, तो मैंने बोल दिया राइट में जाओगे तो आप पहुँच जाओगे। तो देखो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है ना यार, उनके पास सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब 10 मीटर, 20 मीटर, या फिर किसी भी, ज़रूरी नहीं कि मीटर ही हो लास्ट में, है ना। लेकिन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है भैया जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी हो, साथ साथ अपनी डायरेक्शन भी हो। क्या आपको वाली बात समझ में आ रही है? बताओ, अगर नहीं समझ में आ रही तो यार पूछना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलो स्केलर जो होते हैं ना, आपको पता है यार, उनको हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली ऐड करने का मतलब क्या है? देखो नॉर्मली ऐड करने का मतलब है अगर 20 + 20 करना है तो आपको पता है इसका आंसर 40 होता है। लेकिन वेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता भैया। 20 + 20 के आंसर्स बेटा बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा 40 ही होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? 5 + 2 अगर मैं करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि 7 होगा, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो सर हमें कैसे पता चलेगा? यही तो पढ़ना है वेक्टर के अंदर। देखो वेक्टर एडिशन एक टॉपिक बनकर आएगा आपके पास, है ना। बहुत सारे लॉज होंगे, ट्राइंगल लॉ पढ़ना है, पॉलीगन लॉ पढ़ना है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है, तो वो सब क्यों है? वेक्टर को ऐड करने के लिए है। आ रही है मेरी बात समझ में? चलो आपको पता होनी चाहिए वाली बात कि लेंथ, ब्रेथ और ऐसे बहुत सारे और हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ये सब के सब स्केलर हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब वेक्टर्स हैं। स्पीड क्या है बताओ? बिल्कुल स्पीड है स्केलर। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी है स्केलर। लेकिन याद रखना डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दे आर वेक्टर। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, हम उनको वहीं के वहीं स्पेसिफाई करते हुए चलेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वो वेक्टर क्वांटिटी है। आ रही है वाली बात समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं एंड बात करते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है। देखो वेक्टर्स क्या है? कुछ भी नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज़। देखो
कंडीशन है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आनी चाहिए वाली बात क्या, कि वेक्टर होने की कुछ कंडीशंस हैं, उन्हीं कंडीशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो बता दो सर क्या क्या कंडीशन है। बिल्कुल बेटा बात करते हैं। सबसे पहला बेटा, लेट से एक क्वांटिटी है मेरे पास x। क्या है मेरे पास? एक क्वांटिटी है x। अब मुझे पता लगाना है कि क्या ये स्केलर है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा क्या x के पास मैग्नीट्यूड है। अगर x के पास मैग्नीट्यूड है तो बढ़िया, ये वेक्टर हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये वेक्टर हो गई है। याद रखना इस बात को। क्या x के पास डायरेक्शन है, हम फिर ये चेक करेंगे। अगर मान लो x के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तब भी बेटा हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। नहीं, सिर्फ दो कंडीशन नहीं है, देखो तीसरी कंडीशन भी है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि वो ओबे करनी चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए उस क्वांटिटी को। क्या? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। आ रही है मेरी बात समझ में? देखो ये क्या होता है, ये हमको आगे पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल आपको सिर्फ ये तीन बातें समझ में आनी चाहिए। क्या क्या? पहली कि x क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड तीसरी वो ओबे करनी चाहिए क्या? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। क्लियर है सारी की सारी चीज़ें? एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। क्लियर है ये चीज़? पक्का? तो अब से अगर आपसे कोई बोले कि एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है? हम अभी श्योर नहीं है बेटा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। एग्जाम्पल दूं मैं आपको इस चीज़ का? देखो बताना मुझको। एक बात बताओ, जब भी मान लो एक वायर है, ये क्या है? एक वायर है, इसके अंदर करंट बह रहा है ना, ये आई है, करंट बह रहा है मान लो बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मुझको, करंट की तो डायरेक्शन भी होती है बेटा, है ना। करंट की एक बात हो, जब आप सर्किट बनाते हो कि भाई ये हमारी पास बैटरी है, मान लो ये कुछ लगा दिया मैंने, स्विच लगा दिया, तो करंट यहाँ से निकलेगा यहाँ यहाँ, है ना, ऐसे ही तो जाएगा करंट। तो करंट के पास अपनी डायरेक्शन तो है, सही कह रहा हूँ मैं, करंट के पास अपनी डायरेक्शन है, और करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं बेटा, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज वो तीसरा लॉ फॉलो नहीं करता, वो इस लॉ को फॉलो नहीं करता। ये जो ओबे है ना, ट्राइंगल लॉ वाला, है ना, उसको ओबे नहीं कर पा रहा वो। इसीलिए बेटा आपके सिलेबस में आप वैसे क्या बोलोगे करंट को? आप बोलोगे स्केलर। वैसे ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं हम? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो फिर भी वेक्टर ना हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज़। ये आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है। ठीक है, तो आपको अभी जितना पढ़ना है उतना पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल अगर आपके सिलेबस में आपसे कोई पूछे कि करंट क्या है, तो बेटा करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगी ये वाली बात? चलो चलो अब बात करते हैं बेटा इसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की, है ना। हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो पहले हमने जितनी भी यहाँ पे गंदगी मचाई है ना, इसको साफ कर देते हैं बेटा एक बार। ठीक है, और जब तक आप समझते भी जाना मेरी बात को। देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं, है ना। हम क्या करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि ये एक वेक्टर है ना। देखो एक बात बताओ, मान लो मेरे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, है ना, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। ठीक है, तो अगर एक स्केलर है और एक वेक्टर है, तो उनके बीच में उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका भी तो अलग होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो देखो जितने भी वेक्टर्स हैं ना, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लाइन एंड एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? रुको एक सेकेंड। हाँ, हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको लाइन से एंड एरो से। सर इसका क्या मतलब है? देखो ऐसे एक लाइन बनाई और उसके बाद एरो बना दी उसके ऊपर। आ रही है बात समझ में? तो जितने भी वेक्टर्स होंगे उनके ऊपर एक टोपी लगी होगी। वो टोपी क्या होती है बेटा? ये लाइन, ये रे होती है। आ रही है बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, ये जो लेंथ है ना लाइन की, ये क्या डिपिक्ट करती है बेटा? ये बताती है हमको उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उतनी लंबी लाइन। क्लियर है ये चीज़? और एरो क्या बताती है भाई हमको? एरो इंडिकेट करती है बेटा उसकी डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी ए है उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी है, और ये एरो मतलब उसके पास एक डायरेक्शन भी तो है। आ गई बात समझ में? इसीलिए हमने कैसे रिप्रेजेंट किया एक वेक्टर को? उसके ऊपर एक टोपी लगा के, और टोपी किसकी लगानी है? रे की। ठीक है, रे की टोपी लगा देनी है। रे पता है ना क्या होता है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक एरो होती है। तो पता ही होगा यार, है ना, थोड़ी बहुत मैथ तो हम भी पढ़ कर आए हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या? टेल और हेड का आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। किसका? एक वेक्टर का। जो ये एरो होती है ना बेटा, इस एरो को तो हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड कह देते हैं। और जो एंड पॉइंट होता है इसे हम कह देते हैं भैया टेल। क्लियर हो रही है वाली बात? पक्का आपको हेड और टेल के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरी दो बातें हैं ना, सबसे पहले हम दो डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं अपने। पहला डाउट मेरा क्या है? सर अगर एक आदमी यहाँ चल रहा है, ठीक है, अगर एक आदमी यहाँ चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ओके सर, जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने। एक आदमी चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में इस तरफ, ठीक है, तो सर हम इसको वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स से ये ए है,
है ना, ए वेक्टर रिप्रेजेंट करना है मुझको, तो क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, है ना, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके, लाइक से 5 सेंटीमीटर है, ऐसे ड्रॉ करूँगा? नहीं बेटा। देखो सबसे पहले तो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, अगर आप ए की वेलोसिटी लिख भी रहो ना, ठीक है, लाइक से वेलोसिटी ऑफ दिस मैन इज ए, है ना, तो वेक्टर होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर होती है, तो आप ए को ऐसे लिखोगे, लेकिन याद रखना आपकी डायरेक्शन यही शो करनी है बेटा, ये ऐसे 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 नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। डायरेक्शन को शो करने के लिए बेटा आपको हमेशा यही डायरेक्शन शो करनी है। याद रखो ये जो एरो है ना बेटा, ये हमेशा राइट साइड में ही रहेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये एरो डायरेक्शन थोड़ी बता रही है, देखो बता डायरेक्शन ही रही है, लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, ये एक्चुअल डायरेक्शन नहीं बता रही, ये बस ये बता रही है कि ए के पास एक डायरेक्शन है। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बेटा जिस डायरेक्शन में ए चल रहा है उस डायरेक्शन में आपको एरो नहीं बनानी, एरो की डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी, है ना। बस ये डिपिक्ट क्या कर रहा है कि जो क्वांटिटी ए है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आ रही है मेरी बात समझ में? सिमिलरली आपको ये एरो की लेंथ गिन कर नहीं बनानी भाई, अपने अकॉर्डिंग बना लेना ना। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हो तो क्या आप क्या 5 मीटर की लाइन खींचोगे? आ रही है मेरी बात समझ में? तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ना टॉपिक को, देखो मुझे पता है बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्या बोल गए सर, ध्यान से समझते हैं हम। बस इतनी सी बात याद रखना आप हमेशा प्लीज़, कि जब भी हमको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ना, तो चाहे वो इस डायरेक्शन में चल रहा हो, इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसमें देखो कितनी सारी डायरेक्शन हो सकती है चलने की भी, है ना। लेकिन अगर आपको उसकी वेलोसिटी या फिर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसकी रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, ये एरो यहीं रहेगी हमेशा, ठीक है। ये एरो सिर्फ ये डिफाइन कर रही है बेटा कि जो वेलोसिटी है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आ गई मेरी बात समझ में? चलो इसके बाद बात करते हैं, क्या इसके बाद बात करते हैं बेटा कि जो लेंथ ऑफ एरो है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के। और ये चीज़ मैंने आपको अभी कही थी, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड भी होगा। देखो इसका काम कब आता है? इसका काम आता है बेटा जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करवा रहे होते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, कंपेयर करवाने का मतलब, मान लो एक v है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, वी ए है ये। मान लो एक इंसान की वेलोसिटी है, ठीक है, ए इंसान है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और एक इंसान बी है उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? नहीं सर। तो देखो अगर मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ जो ए है, मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ वेक्टर के ऊपर, तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ये, और मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो मैंने थोड़ी सी बड़ी लेंथ बना दी इससे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो देखो कंपेयर करने के लिए ठीक है ये वाली चीज़, लेकिन एक्चुअल में आपको जितनी, जैसे 5 मीटर दे रखा था तो क्या 5 मीटर बना दूँ? नहीं, ये नहीं करना। आ गई मेरी बात समझ में? क्या कह रहा हूँ पक्का? तो एक बात बताओ मुझको, मैंने कहा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, इधर चल रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन एक डायरेक्शन भी तो आएगी यहाँ पे। देखो डायरेक्शन क्या होगी वो हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होगा, ठीक है सर, डायरेक्शन भी तो होगी, वो डायरेक्शन यहाँ पे आनी चाहिए ना, बिल्कुल आएगी, है ना। तो देखते कैसे आएगी। ये नहीं, ये भी लिख सकते हो ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, रुको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड मेथड ऑफ राइटिंग। यहाँ पे वैसे तो आई कैप आएगा, ठीक है, लेकिन अभी आपको पता नहीं आई कैप क्या होता है, तो भूल जाओ अभी उस चीज़ को। देखो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। आ गई वाली बात समझ में? पक्का? देखो अब इस वेलोसिटी के पास देखो ना, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्लियर है ये चीज़? पक्का? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसके बाद, लेंथ जो होती है दैट इज़ बेटा यूज फॉर कंपैरिजन। बता ही दिया मैंने आपको ये वाली चीज़, है ना, कि मान लो एक इंसान है जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, और एक इंसान है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो इंसान ए की बना रहे हो तो भाई ये बना दो, इंसान बी की बना थोड़ी बड़ी बना दो। क्यों? बिकॉज उसकी वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी जो है वो ए से थोड़ी सी ज़्यादा है। आ गई वाली बात समझ में? चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सब कर चुके हैं भाई हम, एक वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? ए लिखा, ए के ऊपर एक टोपी बनाई, टोपी किस चीज़ की बनानी है? रे की, है ना। तो ये हमने बना दिया एक वेक्टर। इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात बताओ, चलो ठीक है सर हमने मान लिया आपकी बात, हम उस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो सर मुझको बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं उसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? देखो याद रखना मेरी बात, जो मॉड्यूलस, अच्छा एक बात मुझे बताओगे, पहले तो आप मुझे बताओ कि जो मैग्नीट्यूड होता है क्या वो नेगेटिव हो सकता है? देखो नहीं, हमारे पास याद रखना एक चीज़ को, मैं आपको ना एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। एक बात बताना, एक इंसान है, मान लो वो इस डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 5 मीटर पर सेकेंड, सही है। अगर वो इस डायरेक्शन में चले तो भी आप 5 मीटर पर सेकेंड बोलोगे। देखो अगर एक बात बताओ, आप दोनों ही केसेस में अगर 5 मीटर पर सेकेंड बोलोगे तो हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे? आपको पता है ना ये कौन सा एक्सिस होता है? ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, तो आप क्या बोल दोगे? -5 मीटर पर सेकेंड। आ रही है मेरी बात समझ में? तो एक बात बताओ, क्या वो -5 मीटर पर सेकेंड से चलता है? नहीं बेटा, वो चल तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही रहा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? ये वाली डायरेक्शन में ना, लेफ्ट वाली डायरेक्शन के अंदर वो चल रहा है।
आ रही है मेरी बात समझ में? माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वो चल रहा है, इसीलिए तो हमने माइनस लगा दिया। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो माइनस लगाने का सिग्निफिकेंस है मेरा, उसका रोल क्या है? इस माइनस का रोल क्या है मुझे ये बताओ। बिल्कुल बेटा, इस माइनस का रोल है डायरेक्शन को अलग करना, है ना। ये वाली पॉजिटिव, देखो ना क्या कह रहा हूँ मैं ये वाली बात तो कर रहा हूँ बेटा। ये वाली पॉजिटिव है, ये वाली पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है। आ गई वाली बात समझ में? तो पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकंड क्या कह रहा है कि वो चल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर, और माइनस 5 मीटर पर सेकंड क्या कह रहा है कि वो चल रहा है माइनस 5 मीटर पर सेकंड के अंदर। तो माइनस यहाँ पे क्या डिपेक्ट कर रहा है बेटा? वो बता रहा है डायरेक्शन को। आ रही है मेरी बात समझ में? तो याद रखना सबसे पहली बात तो ये पॉइंट है, इसको लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखोगे आप इसके अंदर? आप लिखना मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव होता है मैग्नीट्यूड। तो एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी इसको ये तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, हम पेन चेंज करते हैं, ग्रीन, ठीक है ना। देखो वेलोसिटी आपके पास है मान लो -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन ईस्ट डायरेक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर हमको। तो एक बात, चलो एक ईस्ट हटाओ, इसको वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, वेस्ट कर लेते हैं। चलो -5 मीटर पर सेकेंड है इन वेस्ट डायरेक्शन, कोई दिक्कत? नो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो ठीक है, आपने वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया कितना, -5 मीटर पर सेकेंड। सर एक बात बताओ मुझको, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो देखो आपको पता है बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड होगा, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया कैसे? देखो याद रखना, आपने कुछ नहीं किया, आपने इसका मॉड लिया है। खुद सोचो ना, अगर मैं -5 का मॉड ले लूँ तो क्या 5 नहीं आएगा? देखो मॉड्यूलस होता ही क्या है, मॉड्यूलस होता है आपके लेवल पे सिर्फ बता रहा हूँ, मॉड्यूलस एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर अगर कोई जाता है ना, तो अगर वो नेगेटिव नंबर है तब भी वो पॉजिटिव बनकर बाहर आएगा, और वो पॉजिटिव नंबर है तब भी वो पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। तो समझ में आई मेरी बात? एक बात तो, अगर +5 मीटर पर सेकेंड होती तब भी आप मॉड के अंदर लेते +5 को, तो आता तो बाहर 5 ही ना। तो एक बात समझे, अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए बेटा। क्या आपको समझ में ये आना चाहिए कि मॉड्यूलस जो होता है ना वो आपकी हेल्प करेगा। तो एक बात बताओ, मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को? मान लो मेरे पास एक वेक्टर था वी वेक्टर, ठीक है, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा भाई बताओ? मैग्नीट्यूड वुड बी इक्वल टू वी वेक्टर, और ऐसे आप मॉड्यूलस लगा दोगे उसके बाद, ठीक है। तो मान लो वी वेक्टर था -5 मीटर पर सेकेंड, तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है चीज़? कैसे आया भाई ये? हमने मॉड्यूलस के अंदर ले लिया होगा -5 मीटर पर सेकेंड को, जो कि बाहर आया और 5 मीटर पर सेकेंड बन गया। क्लियर है ये चीज़? पक्का? तो आई थिंक बहुत ही सिंपल चीज़ थी यार, है ना। तो ये वाली बात समझ में आ गई, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन हमेशा आपको ब्लैक पीपीटी के अंदर मिलेगा, मतलब ब्लैक पेजेस के अंदर मिलेगा, क्योंकि जब आप लास्ट में रिवाइज कर रहे हो ना, तो मान लो आपको सिर्फ क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, तो आपको पूरी पीडीएफ ना देखनी पड़े। मैं तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं, लेकिन कुछ आलसी बच्चे हैं जो नहीं बना रहे, तो फिर उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाए। अब क्या पूछा है इस क्वेश्चन ने? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। एक बात बताओ, क्या 15 न्यूटन हो सकता है मैग्नीट्यूड? बिल्कुल हो सकता है। एक पॉजिटिव वैल्यू है सर, बिल्कुल हो सकता है। 0 न्यूटन हो सकता है क्या बेटा? बिल्कुल 0 न्यूटन भी हो सकता है किसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बिल्कुल। हमने हमारी कंडीशन क्या थी, चलो यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव और 0, ठीक है, और 0, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आई वाली बात? तो चलो अब वापस देखते हैं। 15 न्यूटन हो सकता है सर, 0 न्यूटन भी हो सकता है। -10 हो सकता है क्या, मुझे बताओगे? सर -10 नहीं सर, -10 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? जस्ट बिकॉज सर ये एक नेगेटिव वैल्यू है। क्या √2 न्यूटन हो सकता है? पता नहीं सर, डाउट है। देखो √2 की वैल्यू होती है 1.414, इतना मान लेते हैं, ठीक है, 1.414 होती है √2 की वैल्यू। अब हो सकता है? बिल्कुल सर, अब तो हो सकता है। क्यों हो सकता है सर? जस्ट बिकॉज एक पॉजिटिव वैल्यू बन गई, है ना। तो अब कोई समझ में आई सारी बातें? हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया बेटा? हमने डिस्कस किया क्वांटिटीज़ 2 तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ को, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उनको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सर जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके अंदर क्या खास है? उनके अंदर ये खास है कि उनकी 3 चीज़ें कंडीशंस होती हैं। पहला मैग्नीट्यूड की कंडीशन, दूसरी उनके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, और तीसरा वो ओबे करने चाहिए किसको? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। क्लियर है सर ये वाली बात भी हमको? और एक ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन हम आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद है बेटा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे रिप्रेजेंट करा था हमने? एक वेक्टर लिखा जैसे ए, और उसके ऊपर एक एरो लगा दी, है ना, एक लाइन बना के एक एरो लगा दी, तो दैट इज व्हाट, उसकी हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। एरो क्या कह रही थी? एरो कह रही थी हमको अबाउट दी मैग्नीट्यूड, है ना, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी बड़ी एरो होगी, ठीक है, सही बात है। टेल आपको पता होना चाहिए, जो ये एंड पॉइंट होता है ना, उसको कहते हैं टेल, और जो एरो होती है उसको हम कहते हैं हेड। क्लियर है ये चीज़ भी? चलो नेक्स्ट क्या है सर?
नेक्स्ट हमने बातें करी थी कि लेंथ ऑफ एरो जो है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उतनी ही बड़ी लेंथ होगी किसकी, वेक्टर की भी, है ना। लेंथ जो होती है दैट इज यूज फॉर कंपैरिजन, हम उसे कंपैरिजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बताओ सर, रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर को इस तरीके से, बिल्कुल सर सही, ये वाली बात भी सही है। इसके बाद हमने बात करी थी भाई कि मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। क्लियर है चीज़। और इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था। तो आई होप यार आपको समझ में आया होगा सब कुछ, जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा मजे आएंगे। क्यों? बिकॉज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। एक ही तरह का वेक्टर नहीं होता, बहुत सारे टाइप के वेक्टर होते हैं, तो हम उन सबको डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड हेल्दी रहना, ठीक है। अच्छा खाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। चलो ओके, थैंक यू।